एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। मैं हूं लेखा शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूं संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर 6। जैसे कि हम इसमें एमपी के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, तो अब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एमपी ख़त्म हो चुकी है। आज से हम शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ एमपी। और जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में किया था, मैं इसमें भी सेम कंटिन्यू करूँगी कि कम से कम क्वेश्चंस में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपके 4 से 5 लेक्चर में मेडिवल हिस्ट्री भी ख़त्म हो सके, है ना। और आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और इसके अलावा आप एग्ज़ाम ओरिजिनल्स का ऐप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, यूनिट 7 के फुल लेक्चर कोर्स हैं, यूनिट 9 के फुल कोर्स है, MPPSC पेपर 2 है, NCERT टेस्ट सीरीज़ है। और इसके अलावा एक हमारा और कोर्स लॉन्च हुआ है MP डिस्ट्रिक्ट्स का, आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ हमने बहुत अच्छे से हर डिस्ट्रिक्ट कंपाइल करके आपको दी गई है, जिससे आपको और कहीं भी जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब भी आपको लगे और जैसा भी आपकी मर्ज़ी हो, आप इस ऐप को भी देख सकते हैं। और हमारे और भी जो कोर्सेज़ हैं उसे प्लीज़ एक बार विज़िट करिए, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर्स में कहा है कि आप एक पेन और एक कॉपी अगर हो सके तो लेके बैठे करिए, ताकि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे कि आपका रिवीजन और आसानी से हो सके और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिटेन रह सकें। ठीक है, तो चलिए आज से हम शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन से ए धंग, बी विद्याधर, सी गंगदेव, डी यशोवर्मन। आपके ऑप्शन है ए धंगा, विद्याधर, गंडा देवी, यशोवर्मन। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज डी यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन ने चतुर्भुज का टेम्पल बनवाया था एट खजुराहो। ठीक है, चतुर्भुज टेम्पल वॉज बिल्ट बाय यशोवर्मन एट खजुराहो। अब जी ये जो यशोवर्मन हैं, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये बिलोंग करते थे चंदेल डायनेस्टी को, है ना। कौन सी डायनेस्टी को? चंदेल डायनेस्टी को। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी जो थी वो स्टैब्लिश किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। नानुक जो थे वो इसके फाउंडर थे। और चंदेल डायनेस्टी किस रीजन को बिलोंग करती है? बुंदेलखंड रीजन, क्योंकि ये कहाँ पे रूल करते थे? छतरपुर एरिया में, है ना। छतरपुर जो एरिया है वो आता है कहाँ? बुंदेलखंड रीजन में। इसलिए इनका जो रीजन था ऑफ रूल वो था बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या थी? खजूरवाहक। ठीक है, जिसे हम खजुराहो के नाम से जानते हैं अभी, ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और यशोवर्मन जो थे, इनने अपना जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था, जो कि हमें पता चलता है एक इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें मिला है खजुराहो में। इसलिए इसे कहते हैं खजुराहो इंस्क्रिप्शन, है ना। खजुराहो इंस्क्रिप्शन कहते हैं इसे। ये किसका है? यशोवर्मन का है। और इसमें हमें मिलता है मेंशन कि जो यशोवर्मन है, उनने अपना जो साम्राज्य है, जो उनका एम्पायर था, वो बिल्ट किया था फ्रॉम कश्मीर टू बंगाल रीजन। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि उनने वेस्ट बंगाल का जो रीजन था वो भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब जो यशोवर्मन थे, उनका एक और नाम था, वो था लक्ष्मण वर्मन। ठीक है, लक्ष्मण वर्मन एक और नाम था इनका। और ये रूल करते थे कौन से पीरियड में? 925 AD में रूल करते थे। ठीक है, 925 AD में ये रूल करते थे। देन इनका एक बेटा था, वो उसका नाम क्या था? धंग। धंग जो था वो इनका बेटा था। ठीक है, धंग जो था वो इनका बेटा था। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यशोवर्मन जो थे वो चंदेल किंग थे, है ना। और चंदेलास जो थे, उनका रूल कहाँ था? बुंदेलखंड रीजन में था। इनका फाउंडर कौन था? नानुक था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी? खजूरवाहक, जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग परमादिदेव बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ठीक है, किंग परमादिदेव, राजा परमादिदेव किस वंश के थे? योर ऑप्शंस आर राष्ट्रकूटास, चालुक्यास,
चंदेलास या गुर्जर प्रतिहारा। आपके ऑप्शन है राष्ट्रकूटा, चालुक्य, चंदेल, गुर्जर प्रतिहारा। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज सी, चंदेला। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सी, चंदेला। तो परमादी देव जो थे वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी के बारे में भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? नानक थे। ठीक है, जो किंग परमादी देव थे इनने सक्सीड किया था अपने फादर को, जो कि थे मदन वर्मन, इन 1166 AD। ठीक है, परमादी देव जो थे उनने अपने फादर को सक्सीड किया था इन 1166 AD। और इनके फादर का नाम क्या था? मदन वर्मन। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? मदन वर्मन। ठीक है, इनके रूल के में क्या हुआ था कि पहले जब इनका रूल स्टार्ट हुआ था तब तो बहुत ही पीसफुल रीजन रहा था, लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर यू कैन से अ गैप ऑफ 14 to 15 ईयर्स क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनने अटैक किया था जैजाक भुक्ती को। जैजाक भुक्ती वॉज द रीजन जो हम आज का बुंदेलखंड कहते हैं ना, उसी का नाम जैजाक भुक्ती था। और इसकी कहानी शायद मैंने आपको पहले वाले एक आध लेक्चर में भी बताई थी कि जो जैजाक भुक्ती था उसका नाम जैजाक भुक्ती क्यों पड़ा था? जया शक्ति के नाम पे, है ना, जो कि ही वॉज वन ऑफ द चंदेल रूलर, है ना। तो ये जो है इसका जो परमादी देव है उसके रूल में पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था जैजाक भुक्ती को इन 1182 AD में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था जैजाक भुक्ती को 1182 AD में। और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने भी ये अटैक किया था इसके रीजन पे। और परमादी देव जो था वो इस जो इनका बैटल हुआ था उसमें हार गया था और उसने एक्सेप्ट कर ली थी इस इनके अंडर आना, मतलब अपना रीजन इनने सबमिट कर दिया था और एज अ रीगेंसी इनने एक्सेप्ट कर लिया था इल्तुतमिश को और कुतुबुद्दीन ऐबक को। और फिर ये लोग रूल करने लग गए थे। और इसी से नाराज़ होके, क्योंकि इनने एक्सेप्ट कर लिया था डिफ़ीट, तो इसी से नाराज़ होके इनके जो मिनिस्टर्स थे उन्हीं ने इनको मार दिया था, है ना। तो इनको मारा किसने था? इन्हीं के मिनिस्टर्स ने इनको मार दिया था, क्योंकि वो बहुत अपसेट थे कि जो हमारा रूलर है उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी डिफ़ीट को और वो अब उनके अंडर रूल करने लगा था। तो इसी से नाराज़ होकर जो इनके मिनिस्टर्स थे उनने इसे मार दिया था और इसके बेटे को, जिसका नाम था त्रिलोक वर्मन, उसको गद्दी पर बैठा दिया था, है ना। तो ये आप थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा। परमादी देव इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है ये इंपॉर्टेंट है, चंदेल डायनेस्टी। दूसरा, ये पृथ्वीराज चौहान से जो इसकी फ़ाइट हुई थी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पता चल जाएगा कि वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आला एंड ऊदल वर द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी? आला और ऊदल किस वंश के शासकों के सैन्य कमांडर थे? ठीक है, आपको समझ आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आला और ऊदल जो थे वो किस रूलर, मतलब किस डायनेस्टी के रूलर के कमांडर थे, है ना। तो आपके ऑप्शन हैं ए गुप्तास, बी राष्ट्रकूटास, सी परमार्स और डी चंदेलास। गुप्त, राष्ट्रकूटा, परमार्स और चंदेलास। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज डी, चंदेला। ठीक है, ये जो आला और ऊदल थे ये चंदेला डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्हीं के मिलिट्री कमांडर थे। और किस रूलर के मिलिट्री कमांडर थे? ये थे परमादी देव के, जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। जो वो परमादी देव था ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जो मिलिट्री कमांडर थे ये आला और ऊदल। और आपको पता है कि आला और ऊदल बुंदेलखंड में कितने ज़्यादा मशहूर हैं अपनी गाथाओं के लिए, है ना। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आला ऊदल किस डायनेस्टी के अंडर में काम करते थे या फिर किस रूलर के अंडर में काम करते। तो ये वो था परमादी देव। ठीक है, आला और ऊदल जो थे वो मतलब चिल्ड्रन थे किसके? दशराज के चिल्ड्रन थे वो। और दशराज जो था वो खुद भी एक कमांडर था चंदेल किंग परमल के अंडर, है ना। चंदेल किंग जो परमल था उसके अंडर ये एक
मिलिट्री कमांडर रहा था, और इन्हीं के जो बच्चे थे वो थे आला और ऊदल, और इनने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई थी व्हेन दे फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। मतलब जब पृथ्वीराज चौहान ने परमादी देव को अटैक किया था, तब ये दो फाइटर्स थे जिनने बहुत बहादुरी के साथ उसको डिफेंड किया था। हालांकि दे लॉस्ट द बैटल, मतलब वो हार गए थे, लेकिन स्टिल क्योंकि उनने इतनी ब्रेवरी के साथ फाइट किया था, इसलिए इन्हें याद किया जाता है एज आला ऊदल खंड, है ना। आला ऊदल खंड के बारे में हमने सुना है, बुंदेलखंड रीजन में जो गाया जाता है, वो उनकी कहानियाँ, उनकी वीर गाथाएँ गाई जाती हैं बुंदेलखंड रीजन में। वही आला और ऊदल वो किसके रीजन में थे? परमादी देव। परमादी देव किस डायनेस्टी का रूलर था? चंदेल डायनेस्टी का। तो ये लिंक्ड वाइज इसलिए मैंने चीज़ें कराई हैं ताकि आपको ये याद भी रह सके, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नन्ना राजा, दुर्ग राजा, गोविंद राजा और स्वामीकर राजा वर द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी, है ना। नन्ना राजा, दुर्ग राजा, गोविंद राज और स्वामिका राजा किस वंश के शासक रहे थे, है ना। तो आपके ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहारा, बी इस परमार, सी इस राष्ट्रकूटास, डी इस चंदेलास। गुर्जर प्रतिहारा, परमार, राष्ट्रकूटा और चंदेल, ठीक है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लें। द राइट आंसर इज सी, राष्ट्रकूटा, ठीक है। राष्ट्रकूटा जो था, जो डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी के रूलर थे नन्ना राज, दुर्गराज, गोविंद राज और स्वामिका राज, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, ये रूल करती थी अराउंड 753 टू 982 CE, ठीक है। 753 से 982 CE में ये रूल किया करती थी, और ये फ्यूडिटरीज थे, मतलब ये सामंतवादी थे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी नेम, लेकिन ये फ्यूडिटरीज थे किसके? बादामी ऑफ चालुक्यास के, ठीक है। बादामी ऑफ चालुक्यास के फ्यूडिटरीज थे ये, ठीक है। और जो दंती दुर्ग था, उसने ये राष्ट्रकूटा एम्पायर खड़ी की थी, है ना। बेसिकली इसका फाउंडर आपको नहीं मिलेगा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे मेंशनड, बहुत क्लियरली मेंशनड, बट दंती दुर्ग एक वो रूलर है जिसे माना जाता है कि ही वॉज द वन हु हैज़ स्टैब्लिश्ड दिस राष्ट्रकूटा एम्पायर, है ना। दंती दुर्ग को माना जाता है कि उसने ये एम्पायर खड़ी की थी, ठीक है। और हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है राष्ट्रकूटा किंग का, कहाँ से? बैतूल से। बैतूल से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पे हमें राष्ट्रकूटा किंग्स के बारे में मिलता है, और वहीं से हमें ये चार जो नाम हैं, जो राष्ट्रकूटा रूलर के जो ये नाम हैं, नन्नाराज, दुर्गराज, गोविंदराज और स्वामिका राज, ये हमें वहीं से मिले हैं, उसी इंस्क्रिप्शन से मिले हैं जो कि बैतूल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट कहोगे या आप याद रख सकते हो, वो ये है कि जो नन्ना राज था उसने अडॉप्ट किया था इमेज ऑफ गरुड़ एज द एम्बलम ऑफ हिज डायनेस्टी। मतलब उसने अपने डायनेस्टी के एम्बलम में जो एनिमल है वो यूज़ किया था गरुड़ को, है ना। तो उसने अपने एम्बलम में यूज़ किया था गरुड़ को, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कवि राजमार्ग वॉज ऑथर्ड बाय हुम। कवि राजमार्ग किसके द्वारा लिखा गया था, है ना, किसके द्वारा लिखा गया था? गोविंद 3, अमोघ वर्षा, कृष्ण सेकेंड या ध्रुवा। गोविंद 3, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकेंड या ध्रुवा। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज अमोघ वर्षा, ठीक है। राइट आंसर क्या है? अमोघ वर्षा। अब अमोघ वर्षा के बारे में हम देख लेते हैं। अमोघ वर्ष जो था वो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी उसका एक बहुत ही ग्रेट रूलर था, है ना। अमोघ वर्षा जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, और इसने रूल किया था फ्रॉम अराउंड 814 AD टू 878 AD, ठीक है। 814 AD टू 878 AD, ठीक है। तो अमोघ वर्षा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को बिलोंग करता था। इसने फाउंडेशन ले किया था कौन सी सिटी का? मान्यखेत का फाउंडेशन जो था वो ले किया था अमोघ वर्षा ने,
ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि किसने सिटी ऑफ मान्यखेत का फाउंडेशन ले किया था, तो वो था अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? राष्ट्रकूटा को। ठीक है, कवि राजमार्ग जो था वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पहले कुछ लिटरेरी वर्क्स थे जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में आए थे, है ना। कन्नड़ा लैंग्वेज में जो पहले कुछ लिटरेरी वर्क्स आए थे उसमें से एक था ये कवि राजमार्गा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ इसमें ऐड होगी वो ये है कि महावीर आचार्य जिनने गणित सारा संग्रह लिखा था, ठीक है, गणित सारा संग्रह जो कि एक मैथमेटिकल बुक थी, उसे जिसने लिखा था महावीर आचार्य ने, वो जो थे वो इन्हीं के कोर्ट में थे, है ना, इन्हीं के कोर्ट में एग्जिस्ट करते थे, अमोघ वर्षा के कोर्ट में, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स ले सकूँ, है ना। चलिए, तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहारा क्लैन एट उज्जैन? उज्जैन में गुर्जर प्रतिहारा वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? योर ऑप्शंस आर ए देवराजा, बी वत्सराजा, सी मिहिर भोजा, डी नागाभट्टा वन। ठीक है, देवराज, वत्सराज, मिहिर भोज या नागाभट्टा वन। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। योर राइट आंसर इज नागाभट्टा वन। नागाभट्टा वन को कहा जाता है, ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार क्लैन एट उज्जैन, है ना। और इसने कब फाउंड आउट किया था? 730 AD में। ठीक है, तो ये ईयर भी याद रख लिएगा कि 730 AD में इसने ये फाउंड आउट किया था, मतलब जो गुर्जर प्रतिहार क्लैन है उसे इस्टेब्लिश किया था उज्जैन में एट 730 AD। ठीक है, वो हरिश्चंद्र था जिसने कि अपना स्मॉल किंगडम बनाया था मालवा में, लेकिन जो पूरी तरह से इस्टेब्लिश करने वाला था वो था नागाभट्टा वन। ठीक है, तो ही वॉज नॉट द वन, उसने ले नहीं किया था इस डायनेस्टी को, बल्कि जिसने इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश, मतलब जिसने इनिशियल स्टेप्स लिए थे वो था हरिश्चंद्र, लेकिन रियल फाउंडर इसलिए इसे माना जाता है नागाभट्टा वन को क्योंकि इसने उसे स्टैब्लिश कर दिया था, है ना। तो इसलिए दोनों में फ़र्क है, इसलिए आप नागाभट्टा वन का नाम याद रखिएगा। अब गुर्जर प्रतिहार जो थे वो रूल करते थे नॉर्दर्न इंडिया को फ्रॉम 8th to 11th सेंचुरी AD। ठीक है, 8th to 11th सेंचुरी AD में ये रूल किया करते थे, और ये पहले रूल करते थे एट उज्जैन एंड देन दे मूव टू कन्नौज। ठीक है, पहले इनने स्टार्टिंग में रूल किया था उज्जैन पे एंड देन दे मूव टू कन्नौज, इसलिए उज्जैन का नाम इम्पॉर्टेंट है। और बिकॉज ये हम मेंशन कर रहे हैं उज्जैन के बारे में, इसलिए MP के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज रेन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ गुर्जर प्रतिहार? किसके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार का स्वर्ण काल माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि किसके काल को गुर्जर प्रतिहार का स्वर्ण काल, दैट इज गोल्डन पीरियड ऑफ गुर्जर प्रतिहार, किसके काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए नागाभट्टा वन, बी मिहिर भोजा, सी महेंद्र वन, डी भोजा टू। नागाभट्टा वन, मिहिर भोजा, महेंद्र वन, भोज टू। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लें। योर राइट आंसर इज मिहिर भोजा। मिहिर भोजा जो था उसके ऋण को कहा जाता है द गोल्डन पीरियड ऑफ गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा जैसे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये नॉर्दर्न इंडिया में रूल करते थे, इनने सबसे पहले उज्जैन पे रूल किया एंड देन दे मूव टू कन्नौज। ठीक है, उनने बाद में कन्नौज शिफ्ट कर लिया। ठीक है, जो अब हम मिहिर भोजा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मिहिर भोजा जो था वो सन था रामभद्रा का। ठीक है, रामभद्रा का सन था और इसी ने इस्टेब्लिश किया था अपना कैपिटल एट कन्नौज। ठीक है, इसी ने इस्टेब्लिश किया था अपना कैपिटल एट कन्नौज। और मिहिर भोजा जो था उसने रूल किया था फ्रॉम 836 टू 882 AD। 836 टू 882 AD। ठीक है, मिहिर भोजा इस दौरान रूल करता था। ठीक है, तो मिहिर भोजा
ही वो था जिसने अपना कैपिटल बनाया था कन्नौज को। और ये कहाँ कहाँ रूल करता था? ये मालवा में रूल करता था, राजपुताना में रूल करता था, दैट इज़ सम एरिया ऑफ राजस्थान, एंड ऑल्सो सम एरियाज़ ऑफ, मतलब मालवा के अलावा एमपी के भी और पार्ट्स में ये रूल करता था। ठीक है। और इसे जिसने सक्सीड किया था उसका नाम था महेंद्र वन। ठीक है, महेंद्र वन ने इसे सक्सीड किया था मिहिर भोजा को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन एज ऑफ गुर्जर प्रतिहारा किसके काल को कहा जाता है, तो वो कौन है? मिहिर भोजा के काल को कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to which inscription it is mentioned that Rashtrakutas ruled over Malwa till 946 AD? किस शिलालेख के अनुसार यह उल्लेख है कि 946 ईस्वी तक राष्ट्रकूटाओं ने मालवा पर शासन किया था? है ना, आपको बताना है किस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रकूटास जो थे वो रूल करते थे मालवा पे टिल 946 AD। योर ऑप्शंस आर ए ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, बी दौलतपुर इंस्क्रिप्शन, सी सागरतल इंस्क्रिप्शन और डी प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन। ग्वालियर शिलालेख, दौलतपुर शिलालेख, सागरतल शिलालेख और प्रतापगढ़ शिलालेख। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रतापगढ़ जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ मेंशन्ड है कि जो राष्ट्रकूटास थे वो रूल करते थे ओवर मालवा टिल 946 AD। ठीक है, और ये जो प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन है ये किस रूलर के टाइम पे लिखा गया था? वो था महेंद्र पाला टू। ठीक है, महेंद्र पाला टू के टाइम पे ये जो प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन है ये लिखा गया था। ठीक है, ओके, तो प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन है। अब हम पढ़ते हैं कि दौलतपुर जो इंस्क्रिप्शन है और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है, इनमें थोड़ी एक खासियत है, वो ये है कि ये दोनों ही इंस्क्रिप्शन बिलोंग करते थे मिहिर भोजा को। ठीक है, मिहिर भोजा को, जिसका हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो मिहिर भोजा को बिलोंग करते थे। और इसमें क्या था, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में मिहिर भोजा का नाम मेंशन था, मतलब उसका एक टाइटल मेंशन था आदि वराहा, जो कि उसने अडॉप्ट किया था, है ना। आदि वराहा के नाम से मिहिर भोजा को जाना जाता है। और दौलतपुर में इसका जो टाइटल था वो मिला है प्रभास करके। ठीक है, उसका नाम था प्रभास। नाम इन द सेंस उसका टाइटल, जो टाइटल उसने अडॉप्ट किया था प्रभास टाइटल अडॉप्ट किया था, जो कि हमें पता चलता है दौलतपुर इंस्क्रिप्शन से। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि मिहिर भोजा जो था उसके जो टाइटल्स थे वो मिले हैं हमें एक ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से और एक दौलतपुर इंस्क्रिप्शन से। और सागरतला इंस्क्रिप्शन भी बिलोंग करता है मिहिर भोजा को ही, और इसमें यहाँ मेंशन्ड है मिहिर एस नाम, है ना, मिहिर भोजा नाम मेंशन्ड है उसका। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग हुज रेन द परमार्स शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू धार। ठीक है, परमारों ने किसके शासन काल में अपनी राजधानी को उज्जैन से धार स्थानांतरित किया था? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए कृष्णा राजा, बी बैरक सिंह टू, सी सियाक टू, डी वाकपति मुंजा। कृष्ण राजा, बैरक सिंह टू, सियाक टू, वाकपति मुंजा। आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज बैरक सिंह टू। ठीक है, जो बैरक सिंह टू था उसने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू धार। ठीक है, और ये बिलोंग किस डायनेस्टी को करता था? परमार्स को बिलोंग करता था ये। ठीक है, किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था? परमार्स को बिलोंग करता था। अब परमार्स जो थे वो कौन थे? वो फ्यूड्यूटरीज थे राष्ट्रकूटास के। ठीक है, वो फ्यूड्यूटरीज थे राष्ट्रकूटास के, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो राष्ट्रकूटास से ही परमार्स आए थे, है ना। राष्ट्रकूटास से ही परमार्स आए थे, मतलब कहीं ना कहीं वो उन्हीं के अंडर पहले काम किया करते थे एंड देन दे गॉट सेपरेटेड और उन्होंने एक अलग अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और जो कृष्णा राजा था वो था फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी कौन था? कृष्णा राजा। ठीक है, कृष्णा राजा जो था वो था फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। सियाक टू जो था वो था बैरी सिंह का बेटा। ठीक है, सियाक टू जो था वो था बैरी सिंह का बेटा, और सियाक टू ही वो था जिसने एक इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश किया था बाय डिफीटिंग द राष्ट्रकूटा
किंग। ठीक है, सियाक टू ने, बैरक सिंह ने तो क्या किया था, अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर ली थी फ्रॉम उज्जैन टू धार, लेकिन सियाक टू वो था जिसने अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया था बाय फाइटिंग राष्ट्रकूटा किंग से। उसने फाइट की थी और वो उसमें जीत गया था, और उसके बाद उसने एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था मालवा में इन 972 AD। ठीक है, 972 AD। इसलिए सियाक टू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा परमार रूलर था जिसने सबसे पहले अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया था मालवा पे, है ना, तो वो कौन था, सियाक टू। ठीक है, ओके। चलिए अब हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हुज रेन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ परमार डायनेस्टी। किसके शासन काल को परमार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए सियाक टू, बी सिंधुराज, सी भोजा, डी वाकपति मुंज। सियाक टू, सिंधुराज, भोज या वाकपति मुंज। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द करेक्ट आंसर इज वाकपति मुंज। ठीक है, वाकपति मुंज के शासन काल को गोल्डन पीरियड ऑफ परमार डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो था वाकपति मुंज, ये बेटा था किसका, सियाक टू का, जिसके बारे में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सियाक टू ने इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश किया था, तो उसी का बेटा था वाकपति मुंज। ठीक है, और ये बहुत ही एफिशिएंट रूलर था, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन पीरियड ऑफ परमार डायनेस्टी कहलाया, क्योंकि ये बहुत ही एफिशिएंट था रूलर, एज अ रूलर भी था, और ये बहुत अच्छा स्कॉलर भी था, है ना, ये बहुत अच्छा स्कॉलर भी था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको वाकपति मुंज के बारे में याद रखनी है वो ये है कि इसी ने मुंज सागर लेक बनवाया था एट धार। ठीक है, मुंज सागर लेक जो था वो इसी ने बनवाया था धार में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वाकपति मुंज के बारे में। ऑल्सो इसके अलावा इसने बहुत सारे टेम्पल्स भी बिल्ड करवाए थे उज्जैन, ओमकारेश्वर, धर्मापुरी और महेश्वर में। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे इसने टेम्पल्स भी इस्टेब्लिश कराए थे, और यही बात था जिसने बहुत सारे रूलर्स को हराया भी था, जैसे कलचुरी, हुनास, चालुक्यान किंगडम, इन सबको इसने हराया था। इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन एज कहा जाता है ऑफ परमार डायनेस्टी। ठीक है, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो मुंज सागर है वो कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ इन धार, और वो किसने इस्टेब्लिश करवाया था, तो वो है वाकपति मुंज। वाकपति मुंज किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, तो वो परमार डायनेस्टी को बिलोंग करता है। वो बेटा था किसका, सियाक टू का, और सियाक टू ही वही पहला रूलर था जिसने इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश किया था परमार डायनेस्टी का मालवा में, है ना। तो ये पूरी चीज़ें लिंक होके जब आप पढ़ेंगे ना, लिंक करके आप पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा देर तक याद भी रहेगी, और आप रिटेन भी कर पाएंगे और रिकॉल भी कर पाएंगे। तो इसलिए आप लिंक करके चीज़ों को पढ़िए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ओके। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। सॉरी अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा हो, क्योंकि देखिए हिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको ऐसा होता होगा कि आपको हिस्ट्री शायद बोरिंग लगे, आपको पढ़ने का मन नहीं होता होगा, लेकिन ये क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं और आपका रिवीजन भी हो जाए, और कुछ नया आपको देखने को मिलेगा तो आपका इंटरेस्ट भी होगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे शायद वो कुछ नए हो, और लेकिन बोर मत होइएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो हम कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते। एटलीस्ट जितना हो सके हम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चांसेस सिलेक्शन के और भी बेहतर हो जाएं। तो नाउ आई विल end this lecture here only. Okay, so all the best and good day.